शो बकवास हो या बढ़िया हो, मेहनत तो भाई उतनी लगती है ना? तो वो रिस्पेक्ट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं तो क्या होता है कि मेरे दिल की भड़ास निकल जाती है कि मैंने लिख दिया। फिर मैं काफ़ी कुछ पत्तों की तरह हूँ कि मुझे कोई गलत दिखता है या कुछ ठीक नहीं दिखता तो मैं बोल देती हूँ, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। एक जो मैंने एक बनाया हुआ है, लोग मुझे एक नज़र से देखते हैं, उसे भी तोड़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं। जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया मैम, काफ़ी बड़ी कास्ट थी इसमें, टीवी से लेके बॉलीवुड वाले सारे एक्टर्स इसमें थे। तो कहीं आपके मन में ऐसा था कहीं कि मतलब इतने सारे नामों के बीच में आपका नाम ओवरशैडो हो जाए या कहीं आपको कॉर्नर कर दिया जाए, किसी तरह का आपके मन में मलाल था? अम, ऐसा तो नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसमें कौन-कौन है। ओके। क्योंकि मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में हुई थी। आई वाज़ द लास्ट वन टू बी कास्ट। वो लोग 2 साल से कास्टिंग कर रहे थे, श्रुति जी और उनकी टीम, श्रुति महाजन और सर भी। लेकिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था और कुछ 5 मई 2022 के आस-पास में मेरे पास रात को 11 बजे श्रुति महाजन जी का कॉल आता है और उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ओह! अच्छा। कहते हैं हम 2 साल से इस किरदार को ढूँढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। मैंने कहा 2 साल में आपको पूरे मुंबई में मेरी याद नहीं आई? ये तो मतलब मैं कौन से पायदान में हूँ एक्टर्स के, क्या आपको मेरा नाम ही ध्यान नहीं आया? तो ख़ैर जो भी है, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन आप मैं 2 सीन्स भेज रही हूँ और उस सीन के आप स्क्रीन टेस्ट करके मुझे भेजिए। तो मैंने जब स्क्रीन टेस्ट करके भेजा तो तब उन्होंने मुझे कहा कि हमें नहीं पता कि आपको सत्तो मिलेगा कि फत्तो। तो एक तो सत्तो फत्तो किरदार नाम सुनते ही मैंने बोला इसका मैं स्क्रीन टेस्ट दूँ भी कि नहीं दूँ? क्योंकि मैं तो गीतांजलि देवी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज इस तरह के नाम की आदी थी। ये फत्तो क्या होता है? तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं एक्टर हूँ, मुझे अपने उस एक जो मैंने एक बनाया हुआ है, लोग मुझे एक नज़र से देखते हैं, उसे भी तोड़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अरे अब तो वो इसी तरह के किरदार करेंगी, हम किसी और किरदार में उनको सोच नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि एज़ एन एक्टर जैसे मैंने पहले जब माताजी लिया था, तो एक ब्रेक थ्रू हुआ था मेरा कि मैं इस तरह के किरदार कर सकती हूँ, यंग होते हुए भी। वैसे ही अब जबकि मैं उस पड़ाव में पहुंच चुकी हूँ तो मैं वो तोड़ के मैं फत्तो भी कर सकती हूँ। मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो मैंने सत्तो और फत्तो दोनों के लिए ही ऑडिशन दिया था। और पर मेरी किरदार मेरी कास्टिंग जो है वो फत्तो में हुई। कि जब आप बहुत बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम कर, आपको ज़िंदगी में आपने एक आयाम कायम कर लिया, यू हैव रीच्ड अ पॉइंट। उसके बाद अब आपको एक्सप्लोर करना है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ आपकी कैसे ट्यूनिंग बैठती है, आप उनके साथ कैसे काम करोगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो इसीलिए संजय लीला भंसाली से बड़ा कौन, है ना? ठीक उसके पहले मैं मिस्टर करण जौहर के साथ काम कर चुकी थी इन रॉकी रानी की प्रेम कहानी। तो उसमें मैंने काम 5-6 दिन का किया था, लेकिन सीन मेरा एक ही रखा गया। लेकिन मेरे लिए वो पर्सनल ट्रायम्फ है, मेरे लिए पर्सनल जीत है, क्योंकि मैं धर्मा में काम कर रही थी, मिस्टर करण जौहर की डायरेक्शन में काम कर रही थी। वो एक अलग मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगी कि अब मैं उस जगह पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैंने नाम कमाया, मैंने पैसा कमाया, लोगों ने मेरा हर तरह का काम देखकर मुझे सराहा। अब मुझे ये सारे बैरियर्स तोड़ने हैं। अब मैं नए-नए किरदार करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हीरा मंडी और मेरे बाकी का काम पहले का देखने के बाद लोगों को ये समझ में आता है कि मैं मल्लिका जान की तरह का किरदार मैं टेलीविज़न में कर चुकी हूँ। मतलब उस तरह की मैट्रियार्क जो एक जगह की हेड होती है, वो मैंने 10-15 साल किया और ठीक उसके ऑपोज़िट मैंने घर की फेल्ड तवाइफ जो अब नौकरानी बन चुकी है, उसका भी किरदार मैंने कर लिया। तो आप देखिए स्पेक्ट्रम देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे लिए ये चैलेंज है आज की डेट में मेरे लिए कि कोई नया किरदार आएगा तो उसको कैसे प्ले करना है। ऑल्सो मैम, सेट की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। ख़ैर इसमें ज्वेलरियाँ तो आपने ज़्यादा नहीं पहनी है, बट जो साथ में आपकी को एक्ट्रेसेस थी, जो भी सोनाक्षी थी, जी, मनीषा मैम जी, जी, थे, जी, जी। उन लोगों के साथ आपका बॉन्ड कैसा मतलब दिन पे दिन बनता गया? मतलब पहले दिन जब आप मिले थे और अब अगर बात करें तो, क्योंकि इतना दिन आप लोगों ने साथ में पल बिताया, कैसा बॉन्ड आप लोगों का बन गया है? एंड सीन की अगर कुछ खट्टी-मीठी बातें अगर आप बताना चाहें? मैं सबसे बढ़िया बात बताऊंगी कि मिस्टर संजय लीला भंसाली के सेट पर सबसे बड़ा स्टार मिस्टर भंसाली ही है ओके। मेरे हिसाब से। और क्योंकि वही हैं और उनका विजन हम लोग वहाँ पर दिखाने आए हैं, है ना? साकार करने आए हैं टू आवर ऑनेस्टी, अपने सच्चाई के साथ। और वो अपने एक्टर्स को बहुत प्यार करते हैं।
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह जाओ आप सेट पर तो मतलब मैं तो हमेशा प्रणाम करती थी उनको, तो कहते थे अरे क्यों कर रही हो ऐसे, बट वो हमेशा मुझे जयती जी बुलाते थे या फिर पत्तो भी बुलाते थे सेट माइक पे, और सबके सामने ये कहते थे कि भाई जल्दी जल्दी ये सीन ख़त्म कर लो, नहीं तो फिर कल फिर हमें जयती जी डेट्स के लिए रुलाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उनके कहने का तरीका था। और मैं हड़बड़ी से मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। अब मैं दुनिया को देखती रहती थी कि इस वक्त 150 लोग या जितने भी सेट पर है वो सब मुझे देख रहे हैं कि संजय लीला बंसाली को, मतलब क्या आप हैं कौन। ऑल्सो मैम हम बचपन से आपका शो देखते आए हैं, मतलब मेरे घर में भी अगर मुझे आप याद करेंगे अगर तो ससुराल सिमर का और ऐसे आपके कई शोज़ मैंने देखे हैं। मतलब मेरे घर पे जब देखते रहते थे तो हम लोग को भी देखना ही पड़ता था, भले हम छोटे ही क्यों ना थे, क्योंकि वो एक था कि हाँ ये देखना ही है, ये टाइम सिर्फ आप लोग के लिए होता था, हमारे 7:30 का टाइम पेरेंट्स। स्लॉट। हाँ जी। तो मम्मी का तो ऐसे ही रहता था कि मतलब वो रिमोट हाथ में ही रहता था कि हाँ इस टाइम पे कोई नहीं, ना किसी का आना ना किसी का जाना, सिर्फ ससुराल सिमर का देखेंगे। तो हमारे दिमाग में भी कैसे था, माता जी माता जी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की है, बहुत सारे मेन हैव कंप्लेंट कि क्या बोलते हैं कि आपके शो की वजह से हमें समय पर चाय नहीं मिलती, हम ऑफिस से आते हैं हमें चाय नहीं मिलती, और क्या बोलते हैं और खाना भी हमें 8 बजे के बाद ही मिलता है। मैम जिस तरह से आपने कैरेक्टर्स में निभाया था, एंड इसमें अलग ही कैरेक्टर है आपका, एकदम जॉली नेचर वाला। असल ज़िंदगी में आप कैसी हैं, मतलब जो माता जी का जो कैरेक्टर था, मतलब वो देख के ऐसे, मतलब हम लोग कैसे उस वक्त नहीं समझ में आता था कि मतलब ये शो है, ये खाली ऐसे दिखाया जा रहा है। ऐसे लगता था कि ये कितने स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, मतलब वो बहुत। हमारी दादियाँ या नानी वाला, मतलब ऐसा लगता था कि आप कितने स्ट्रिक्ट हैं, हमारे घर में तो नानी तो नहीं है इतनी स्ट्रिक्ट, ऐसा लगता था। असल ज़िंदगी में आप कितने हैं, and वो आपके कैरेक्टर के लिए, मतलब आपको लाइक अभी तो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उस वक्त इतना नहीं था। आपको क्या लगता है अगर उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग होता, फिर आपके कमेंट सेक्शन में कैसी बरसात होती? अब मेरे ख्याल से माता जी जो है ना, या फिर बड़ी माँ जी। कहूँ, ससुराल सिमर का सीज़न 1 या सीज़न 2 में दोनों जो किरदार थे वो ट्विंस थे एक दूसरे यस। के। मेरे ख्याल से जो जयती के साथ कॉमन है उनका, वो है डिसिप्लिन। जयती इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। या मुझे वक्त पे पहुंचना, वक्त से पहले। हाँ, और क्या बोलते हैं अपनी लाइंस प्रॉपरली याद करना। मेरी एक डायरी है, जिस पे मैंने आज तक जितने भी किरदार किए हैं उनकी बैकग्राउंड स्टोरी लिखी हुई है। वाह। तो मैं बिना तैयारी किए कभी अपने सेट पर नहीं जाती, कोई भी, चाहे वो टेलीविज़न का काम हो, चाहे वो थिएटर का काम हो, या फिर मतलब OTT का काम हो या फिल्म हो। जो भी किरदार मैंने आज तक निभाए हैं वो सब उस डायरी में मैंने लिखे हुए हैं। एक बैकग्राउंड वर्क में कि कहाँ से आई हूँ, किस तरह से हूँ, क्या माइंड सेट है, क्या नहीं है। इसीलिए शायद मैं कभी भी अपने कैरेक्टर से भटकती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ तो मैं वापस वो पढ़ने चली जाती हूँ। तो डिसिप्लिन में और तैयारी में मेरे ख्याल से मैं काफ़ी माता जी और बड़ी माँ की तरह हूँ। और लेकिन अदरवाइज़ दोस्तों के साथ ऑन सेट जब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं काफ़ी कुछ पत्तों की तरह हूँ कि मुझे कोई गलत दिखता है या कुछ ठीक नहीं दिखता तो मैं बोल देती हूँ, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। पहले डांट पड़ जाती थी, अब मैं क्योंकि खुद ही सीनियर एक्टर हूँ इसलिए मुझे क्या बोलेंगे कोई, तो लोग सुन लेते हैं और मन ही मन शायद गालियाँ देते होंगे या कूटते होंगे, क्या है अब इसको क्या बोलें। लेकिन फिर भी जैसे मुझे पिछले 2 साल से मैं, या 2-3 साल से मैं बड़ी तकलीफ़ में रहती थी जब से ये सोशल मीडिया आया है। मैं इसको अभी भी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में माता जी और बड़ी माँ करके ये सीखा, ये किरदार करके सीखा कि चेंज इज़ कांस्टेंट। जब अगर आप वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मैम जब से ये सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं और एक ज़िक्र करूँ, आपने जैसे कहा कि आप अभी तक इतना प्रो नहीं हो पाए हैं सोशल मीडिया में। आजकल जो एक्टर्स हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पॉटिंग जैसी चीज़ें हो जाती हैं, पेपराज़ीज़ पकड़ लेते हैं, एंड कई बार जब उनका कोई कैरेक्टर होता है वैसे, तो लोग उसमें हेट कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान है तो एक ओवर थिंकिंग वाला जोन चालू हो जाता है। जी तो जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? लाइक जैसे शारमिन की अगर बात करूँ मैं, हीरा मंडी में उनके भी एक्सप्रेशंस को लेकर काफ़ी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आपने तो बहुत ही करीब से देखा है उन्हें काम करते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जिस तरह से लोग इतना मेहनत करके एक्टर अपना इतना टाइम देता है, 15-15 घंटे सेट पर, एंड उसके बाद ऐसे बिना कुछ जाने वाले जो ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं। देखिए, दिमाग पर असर तो होता है। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हम जबकि मैं तो ऐसे किरदार करती भी नहीं हूँ जिसमें कोई मतलब इतनी कोई ओछी बात कह जाए या किसी की हिम्मत हो, लेकिन क्योंकि ये फेसलेस लोग हैं, ठीक है, हम इनके चेहरे नहीं जानते। आजकल कोई भी क्रिटिक बन चुका है, हर कोई रिव्यू लिख रहा है,
है ना। तो हमने ना अपनी पावर लोगों के हाथों में दे दी है ये सोशल मीडिया के थ्रू कि आप हमारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम रिएक्ट करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कुछ कमेंट पढ़ा और मैंने तुरंत एक मैसेज लिखा और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि दे डोंट मीन अ थिंग। वो आपके ना कदरदान है, ना उनको समझ है, ना वो जानते हैं, तो रिएक्ट क्यों करना। करेक्ट। तो फिर मैं वो कमेंट लिखती हूँ और फिर मैं वो हटा भी देती हूँ। अच्छा। तो क्या होता है कि मेरे दिल की भड़ास निकल जाती है कि मैंने लिख दिया यस। लेकिन पोस्ट नहीं किया। तो आप समझ कि गए, मतलब मैंने लिख दिया, अपने मैंने लिख दिया इमोशंस, तो मेरी भड़ास निकल अपने गई, ठीक है ना। इमोशंस निकाल मैंने दिए। इमोशंस निकाल दिए और फिर मैंने, क्योंकि मैं उनके स्तर पर नहीं आना चाहती। राइट। मेरी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। हम उस वक्त, हमारे माँ बाप ने हमें परवरिश देकर बड़ा किया है जहाँ पर ये सब नहीं था। Correct. हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, दूसरों के काम की कदर करते थे। जब हम लोग फिल्में पहले देखते थे ना बेटा, तो हम अरे क्या बकवास पिक्चर है, अरे क्या फालतू पिक्चर है, हम कहते थे। लेकिन जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मैं किसी भी फिल्म को, किसी भी शो को मैं आधा छोड़कर नहीं उठी हूँ। क्योंकि शो बकवास हो या बढ़िया हो, मेहनत तो भाई उतनी लगती है ना। तो वो रेस्पेक्ट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं पूरी फिल्म देखती हूँ, मैं पूरा शो देखती हूँ। अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है, चाहे मरते करते सड़ते बूझते हुए देखती हूँ, लेकिन उतनी रेस्पेक्ट रखती हूँ कि मैं पूरा देखूँ। तो इसलिए ट्रोल करना बहुत आसान है। उनके शूज़ में आकर देखिए, क्या आप उतना भी कर पाएंगे? राइट। है ना। इतने बड़े शो में आपको इतना मुश्किल काम मिला है, इतने धुरंधर एक्टर्स के साथ आपको साथ में, आप एक अलग तरीका बनाएंगे ना। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना काम भी कर जाऊं और लोगों से अलग भी दिखूं। और ये तो मिस्टर भंसाली ने और सर ने कह ही दिया है कि उसने पहले ही कह दिया था, क्या बोलते शार्मी ने, कि मैं आई विल डू लेस इज़ मोर एक तरीका होता है। तो अगर सर ने हाँ कर दिया है उसको, तो हम कहने वाले कौन होते हैं। हम को एक्टर्स थे, हमारी तो बड़ी अच्छी बनी ऑन सेट, हम तो बहुत अच्छा वक्त बिताते थे और हम अपना काम कर रहे होते थे और वो अपने हिसाब से काम कर रही होती थी। वहाँ पे वैसे मैंने कहा, हमारे सेट पर एक ही स्टार है और एक ही बॉस है, एंड दैट इज़ मिस्टर संजय लीला भंसाली। इफ़ ही ओकेज द टेक इज़ ओके।